दैनिक जागरण सरी के अखबारों की उपज है कि कांग्रेस से समाजवादी पार्टी ने बात नहीं की और एक तरफा कैंडिडेट घोषित कर दिया। ये सब बकवास की बातें हैं। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी तरीके जानती कि लोकसभा चुनाव में जो उनको सफलता मिली है उनके ऊपर कांग्रेस का साथ होने के कारण और यादव पार्टी का ठप्पा हटने के कारण उनको इतनी बड़ी सफलता मिला है। मिलती है। बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल। अखिलेश यादव भ्रम में नहीं है। हर समय जब राहुल गांधी रिलेवेंट होते हैं तब अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के किसी आदमी का ऐसा पंगा सामने खड़ा कर दिया जाता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को इरिलेवेंट करके उनको खबर में दुगने दर्जे पे कर दिया। भाई आप एक चीज बताइए, जब तक आपको मकान अलॉट नहीं हुआ तो आप उसमें कैसे घुस गए थे? 2014 के बाद में जब उनकी हार हुई थी और एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन दिए गए थे ना तो वो कभी लागू किए गए, ना ही कभी उसको लागू करने की कोई चेष्टा की गई। बार बार ये चुनाव हारते हैं और बार बार समितियां बनती हैं और वो रिकमेंडेशन देते हैं और रिकमेंडेशन ठंडे बस्ते में फेंक दिए जाते हैं। बातचीत की जा सकती। सीएम है, वो कोई गली चलने का आदमी थोड़ा ना है। चीफ हाँ, तो मिनिस्टर है, इसीलिए तो लोगों यही का तो प्रतिनिधि मैं है। आपसे ये कोई तरीका थोड़ा तो ना मैं है। आपसे नहीं, ये तरीका तो नहीं है। इसीलिए तो जैसे आपको भी सहानुभूति हो गई आतिशी से, अभी आप राहुल गांधी पे सोचना बंद कर चुके हो। तो कांग्रेस पार्टी ने वही गलती दोहराई जो मध्य प्रदेश में दोहराई गई थी, जो छत्तीसगढ़ में दोहराई गई थी और जो राजस्थान में दोहराई गई थी। मध्य प्रदेश में फ्री हैंड दिया गया कमलनाथ को और आपके पास फीडबैक लेने का कोई दूसरा सिस्टम बचा ही नहीं। जो कुछ कर रहे थे, पूरी कैंपेनिंग का, पूरी स्ट्रेटजी का फोकस कमलनाथ पे, कोई दूसरा था ही नहीं आपके पास। ये 2 साल पहले इन लोगों ने प्रियंका वाड्रा कहना शुरू किया, बीजेपी ने गांधी शब्द हटा के। इन लोगों की जो प्रॉब्लम है वो गांधी और नेहरू की लेजेसी से है, जिसने कभी भी आरएसएस को बढ़ने नहीं दिया, जिसने कभी आरएसएस के एजेंडे को बढ़ने नहीं दिया। एग्रीकल्चर को फायदे का धंधा बनाना, स्वामीनाथ कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना, ये सबके जितने वायदे सुन रहे थे कहाँ गए? यदि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगी हुई होती तो टमाटर और प्याज के इसके तो दाम बढ़ने ही नहीं थे। ये सवाल सरकार से आज कोई नहीं पूछ रहा कि आपने कितने वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज बना दिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक बयान है, वो ये कह रही हैं कि आयुर्वेद के नाम पर झूठे दावे करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको ये बात भी मंत्रिपरिषद से पूछकर ही बोलनी चाहिए थी, क्योंकि आयुर्वेद के बारे में सबसे ज्यादा झूठा दावा तो रामदेव करते हैं। वो तो कोरोनिल के माध्यम से कोरोना ठीक कर रहे थे, वो तो लड़का पैदा करने की दवा बना रहे थे, सिर्फ लड़के पैदा करने की दवा बना रहे थे। तो सबसे ज्यादा झूठ तो वही बोलते हैं रामदेव। तो अकेले रामदेव नहीं है ना, रविशंकर भी है, आशाराम बापू भी हो, तो पूरी गैंग है उनके पास। सलाम नमस्कार, मैं हूं गुड़ाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान एनबीटी के पूर्व संपादक पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, स्वागत है आपका। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि नेशनल हेराल्ड के पत्रकार विश्व दीपक भी जुड़े। पंकज जी, हम लोग शुरू करते हैं। हरियाणा चुनावों के परिणाम वैसे नहीं आए जैसे आशा की गई थी, तो मैं ये समझना चाहता हूं कि पहली नजर में आपको कौन दोषी नजर आता है? मतलब किसकी कमी समझ में आती है? हुड्डा की कमी समझ में आती है या फिर सैलजा फैक्टर की कमी समझ में आती है? ईवीएम का इश्यू? जीते के 100 बाप होते हैं और हारे के 1000 गुरु। ठीक है ना? जब कोई जीत जाता है तो उसका श्रेय लाने वालों की लंबी श्रृंखला होती है और जब कोई हार जाता है तो सलाह देने वाले 1000 लोग खड़े होते हैं। यदि आप हरियाणा चुनाव के मतों की प्रतिशत को देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मतों के बीच में केवल 0.87% का फर्क है। कहता 0.87%। अब जो लोग हुड्डा को चाहते हैं कि हुड्डा को हम इसके लिए जिम्मेवार बनाएं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हुड्डा की एरोगेंसी और वो सब एक अलग चीज है, लेकिन कांग्रेस का जो मॉडल अपरेंटली है कि जिस राज्यों में चुनाव हारते हैं आमतौर पर वहां से बाहर हो जाते हैं और संगठन के रूप में कहीं दिखते नहीं है। लेकिन पिछले 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस को जिंदा रखा, पैसा लगाया। वहां के अखबार में, ट्रिब्यून में और हरिभूमि सरी के अखबारों में वो रेगुलर न्यूज में जगह पा रहे थे, वहां विज्ञापन दे रहे थे। संगठन के मामले में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जिला स्तर पर संगठन नहीं बनाया, लेकिन फिर भी अपना पैरेलल काम करते रहे। अब ये ऑटोनॉमी उनके पास जाहिर है कि ऊपर से आई होगी तभी वो करता है।
जहां तक बात आती है शैलजा की, शैलजा ओवररेटेड लीडर है। शैलजा कभी भी पूरे हरियाणा की नेता नहीं रही है। वो केवल महिला हैं और दलित हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके कहने पे गुड़गांव, फरीदाबाद में या महेंद्रगढ़ में वोट पड़ जाते हैं। उनका एक फिक्स एरिया है। यदि हम कहते हैं कि हरियाणा में भारत कांग्रेस यानी जाट वोट के बाद में जो सबसे बड़ा वोट बैंक था वो दलित का था, और दलित वोट बैंक जो है शैलजा के कारण पड़ जाता था, तो ये सब बकवास। असल कांग्रेस की जो पराजय का कारण है, जो दो मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, और दूसरा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो लेवल पर यानी बूथ लेवल पर काम किया, वो नहीं कर रहा। सबसे बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी के साथ काम आई थी, उन्होंने आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सबको अलग अलग खड़ा करके जो एंटी इनकम्बेंसी वोट थे उसको इस तरीके से तोड़ दिया कि 14 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस केवल इसलिए हारी क्योंकि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी था। 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस अपने विरोधियों, जो अपने ही नाराज लोग थे, उनको नहीं मना पाई। जिसके अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे की सीट है, वो तो बहुत छोटे 100 से कम वोटों से हारे, लेकिन वहां पर जो कांग्रेस का विद्रोही खड़ी था 42,000 वोट ले लिया। तो कांग्रेस का जो माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट था कि हर सीट के ऊपर विद्रोही जो हमारे ही पार्टी के हैं उनको बिठाना, उन्हें संतुष्ट करना, और बूथ लेवल पर वोटर्स को बाहर निकाल के लाना, इसमें कांग्रेस कमजोर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जाहिर है कि ईडी के साथ, ईडी, पैसा, केंद्रीय एजेंसियां, ये सब थी, तो उन्होंने चंद्रशेखर रावण को भी वहां खड़ा किया। सबसे बड़ी चीज कांग्रेस की जो अनसर्टेनिटी थी एम समय तक कि हम आम आदमी पार्टी से समझौता करेंगे। भाई आप क्यों करोगे? आम आदमी पार्टी आपको खाकर बड़ी हुई है, आप उसको क्यों गले लगा रहे हो? ये कॉन्सेप्ट कांग्रेस में क्लियर नहीं है। कांग्रेस में जो दलाल किस्म के लोग हैं, और ये कि पता नहीं दीपक बावरिया कहाँ से आ गए हैं। दीपक बावरिया मध्य प्रदेश में भी गए थे, चुनाव के पहले बीमार हो गए थे, उनका दिल इतना कमजोर है तो उनका अस्पताल भेजो, किसी राज्य का प्रभारी क्यों बनाते हो? वहां भी उन्होंने वही हरकत की थी जो उन्होंने अभी हरियाणा में की है। भाई आप 20-20 हजार रुपए लोगों के लेके टिकट के लिए आप आवेदन मांग रहे हो, जिससे 20 हजार रुपए ले रहे हो, उससे आप बात तो करो, उसका एक इंटरव्यू तो ले लो, उसका बायोडेटा तो ले लो। या तो आप, जिन लोगों ने 20 हजार रुपए खर्च किए और उनको कांग्रेस पार्टी ने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, तो वो लोग जाहिर है कि न तो खुद घर से निकले, ना उनका जो आदमी 20 हजार रुपए दे के आवेदन दे रहा है, मान के चलो सुबह 200, 500, 1000 वोटर, 10-20 समर्थक तो होंगे। तो किसी व्यक्ति को दोष लगाने से ज्यादा है कि कांग्रेस को व्यापक रूप से देखना पड़ेगा। एक चीज और है, राहुल गांधी एक व्यक्ति के रूप में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। राहुल गांधी की मेहनत के कारण कांग्रेस अभी जिंदा है, लेकिन संगठनात्मक जो एबिलिटी है वो अभी भी राहुल गांधी में कमजोर है, और उसी के कारण ये सब हो रहा है। सबसे दुर्भाग्य आप देखिए कि आपका हिमाचल से का राज्य पास में, हिमाचल के मुख्यमंत्री को आप 4 सभाएं कराने नहीं बुला पाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अपने मुख्यमंत्रियों की सभा करा रहा था। आप सुक्खू का किस मुंह से सभा कराते? वो वहां पर मुसलमानों को पिटवा रहा है, वो अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहा है, वो अपनी सरकार को बचाने के लिए लीडर लीडर हो रहा है। तो ये जो संगठनात्मक ढीलापन है, देखिए खड़गे जी बहुत दिव्य व्यक्ति हैं, मैं उनको आज के समय में नेहरू के बराबर देखता हूँ उनकी, लेकिन जाहिर है कि आज भी कांग्रेस का जो मैग्नेट है वो नेहरू गांधी परिवार है, और उनकी गतिविधियों पर ही सब कुछ तय करता है। ये जो कांग्रेस 0.87% वोट से हारी है, ये केवल अपने संगठनात्मक लीचड़पन के कारण हारी है। जिला स्तर पर आपकी कमेटियां ही नहीं है। अब आप बताइए, जब जिला स्तर पर कमेटी नहीं है तो आप कैसे बूथ पे आप कार्यकर्ता को नियुक्त करोगे? किस तरीके से करोगे? नहीं, ठीक बात है, पर विश्व दीपक, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या ये संगठनात्मक कमी है सिर्फ, या फिर हुड्डा फैक्टर, सैलजा फैक्टर, या फिर मुझे ऐसा लगता है, अच्छा आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव भी देखे हैं, मैं भी देखता हूं, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इतनी लंबी निर्दलीय उम्मीदवारों की फेहरिस्त किसी अन्य राज्य में मिलती है? मुझको तो नहीं समझ में नहीं है। आती है।
और इतने ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे 200-500 वोट वाले हों, 5000 प्लस वोट पाने वालों की संख्या ठीक ठाक है। और जिस राज्य में, जो इतना छोटा राज्य हो, जहां पर 1 लाख वोट अपने आप में बहुत सारे वोट हों, वहां 5-10 हजार वोट पाने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या अगर अधिक है, तो वो तो समीकरण बिगाड़ देंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस की हार से ज्यादा बड़ी चीज है कि भाजपा ने मैनेजमेंट बेहतर किया है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में? yes. देखिए, इसमें कांग्रेस की जो कमियां हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार डिस्कस कर रहे हैं या कांग्रेस के लोगों को पता नहीं है, और उनकी ये कमियां बार बार 2014 के बाद से हर चुनाव में परिलक्षित हो रही हैं। चाहे वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, हरियाणा का हो, कहीं का भी हो, बार बार वही कमजोरियां, वही बातें सामने आ रही हैं। समस्या यहाँ पर यह है कि कांग्रेस पार्टी को जो सुधार करने चाहिए, जो कमजोर बिंदु हैं, उनके जो कमजोर पक्ष हैं, उनको लेकर के जितनी निर्ममता पूर्वक उनकी अपनी आलोचना करनी चाहिए और सुधार करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे वो। और इसमें तमाम बातें हैं, इसके लिए जिम्मेदार हैं उनका इतिहास और उनकी संरचना पार्टी की, और उनका जो दृष्टिकोण है, भारत के जो मतदाता हैं या भारत की जो जनता है उसके प्रति जो उनकी समझ है, ये भी एक हद तक जिम्मेदार है। 2014 के बाद में जब इनकी हार हुई थी और एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन दिए गए थे, ना तो वो कभी लागू किए गए, ना ही कभी उसको लागू करने की कोई चेष्टा की गई। बार बार ये चुनाव हारते हैं और बार बार समितियां बनती हैं और वो रिकमेंडेशन देते हैं और रिकमेंडेशन ठंडे बस्ते में फेंक दिए जाते हैं। आप देखिए, हरियाणा के चुनाव में लगभग उसी तरह से और उसी अंदाज में पार्टी हारी है जैसा कि वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हारी है। और लगभग वही सारे कारण यहाँ पे भी हमें दिखाई पड़े, क्योंकि हम लोग रिपोर्टिंग के दौरान या बहुत से पॉलिटिकल बीट कवर करने की वजह से बहुत सारे लोगों को, अंदरूनी लोगों को जानते हैं जो काम कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, वो लोग यहाँ पे भी काम कर रहे थे और उन्होंने लगभग वही फीडबैक दिया। उसी तरह की गलतियां दोहराई गई, उसी तरीके से एक ही नेतृत्व पर, एक ही नेता पर, एक ही लीडरशिप पर फीडबैक का कोई दूसरा सिस्टम नहीं था, आपकी पार्टी की कोई ढांचा नहीं है, और वही मीडिया में दावे करना, और वैसे ही जो सोशल मीडिया है, जो वहाँ पे ट्वीट, पोस्टिंग और इन तमाम चीजों पे पूरा फोकस होना, 2-4 नेताओं के इर्द गिर्द ही पूरी कैंपेन को फोकस कर देना, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो पर जिस तरीके से आप कमियां बता रहे हैं, इस तरीके से तो उनको 15-20% ही वोट मिलना चाहिए था। अगर इतनी ढेर सारी कमियां हैं तो 20-25% वोट से ज्यादा क्या मिलता है उनको? लेकिन आप देखिए, पंकज जी एंटी इनकम्बेंसी एक मसला है, एंटी इनकम्बेंसी मसला है वहाँ पर, और बहुत तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी वहाँ पे, बहुत तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। हाँ, और जहां तक बात है कि निर्दलीय प्रत्याशियों को खड़े करेंगे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही पुरानी मतलब रणनीति है, स्ट्रेटजी है। जो रूलिंग पार्टी होती है वो पॉप अप करती है, वो पैसा देती है, फंड करती है, निर्दलीयों को खड़े करती है, वोट काटते हैं वो और हरवाते हैं। तो इसकी समझ तो हर किसी को है। पर यूपी में नहीं दिखता है ऐसा। कहीं आपको दिखता है यूपी में? मुझे तो कभी महसूस नहीं किया ऐसा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ढेर सारी मात्रा में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हों। उसका एक कारण और है कि हरियाणा के लोग थोड़ा सा ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, ये बात भी थोड़ा सा फैक्टर है। तो हाँ, तो वो पैसा खर्च करने की हैसियत में रहता है। जैसे मैं खुद जानता हूँ, मुझे भी कई लोगों ने अप्रोच किया और कहा कि टिकट दिलवा दो। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं हो, ना ही मैं कर सकता हूँ। पर वो पैसा लेकर के घूम रहे थे दिल्ली में, और उस वक्त बहुत सारे लोगों ने किसी को कोई दिलवा पाया, कोई नहीं दिलवा पाया। तो हरियाणा में चूंकि पैसे वाला राज्य है, तो इसलिए भी लोग कई बार नहीं दिलवा पाते, तो खुद से ही खड़े हो जाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है वहां पर। पर पंकज जी, कांग्रेस पार्टी है, अनप्रेसिडेंटेड तरीके से पहली बार उन्होंने इस इलेक्शन के परिणामों को मानने से इनकार कर दिया और ईवीएम पर दोष ठहराया, जबकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये तो अनडेमोक्रेटिक है, आप चुनाव परिणाम नहीं मान रहे हैं। तो आपको लगता है कि ईवीएम का कोई रोल है, या हर बार अब ये मतलब एक उनकी डिफेंस मैकेनिज्म हो गई कि हम ईवीएम का नाम ले आएंगे? अब ईवीएम की बैटरी आ गई। बहुत कठिन शब्द बोलूंगा, इसको मूर्खता कहते हैं। बिल्कुल। या तो आप तकनीकी रूप से तैयार हो, प्रमाणों के साथ में सामने आओ, लीजिएपन से काम नहीं चलेगा। आपकी एक चीज को भेड़िया आया वाली बात को कितने दिन लोग मानेंगे? या तो तकनीकी रूप से आप सामने आइए, या फिर आप प्रमाण नहीं मानते हो तो अपना सभी एमएलए को बोल दीजिए हम शपथ ही नहीं लेंगे। इतनी दम है इनमें। असल में ये बहुत ही आपका सामने दिख रहा है कि आप जो हारे हो, आपको आम आदमी पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने हरा दिया, आपको निर्दलियों ने हरा दिया।
कांग्रेस जितना बाद में स्यापा कर रही है, उनको उस समय पूरी मेहनत से तन मन धन से लोगों को बैठाने के लिए करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में कई तरीके के पावर पॉलिटिक्स चलती है, वहां पर जबरदस्ती निर्दलीय को बिठा भी दिया जाता है और वहां इतने लोग खड़े होने को तैयार नहीं होते। आप ये देखिए, हम दोष नहीं दे सकते हैं, ये तो राजनीति का हिस्सा है। मुझको जीतने के लिए मैं आपके सामने वालों को वोट यदि कन्फ्लिक्ट कर दूंगा तो उसमें कौन सी बड़ी चीज है। आप देखें ना, दोनों पार्टी को लगभग 40% वोट मिले, कांग्रेस को और बीजेपी को भी। बिल्कुल। और कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। हाँ, ये भी बात है। नहीं, लेकिन आपको अच्छी बताएं, कांग्रेस का वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव की तुलना में घट गया। कांग्रेस का वोट प्रतिशत यदि लोकसभा चुनाव में स्प्लिट किया जाता तो कांग्रेस 74 सीटों पर जीत रही थी और बीजेपी को 16 सीट आनी थी। इसीलिए कुछ लोग बता रहे थे कि 60 सीटों से अधिक आएगा, किसी किसी को लग रहा था कि 60-65 सीटों से भी अधिक। आपको एक चीज बताऊं, ईमानदारी की बात है कि जब हम जमीन पे, मैं कैथल के से लेकर और हरियाणा के बहुत सारे हिस्सों में गया भी हूँ, महेंद्रगढ़ इस तरफ, आम लोगों का यही मानना था कि एंटी इनकम्बेंसी का सीधा फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जब मिलता तो दो फैक्टर वहां पर, जो जाट और नॉन जाट का जो हल्ला हो गया, तो वो एक वहां पर एक समस्या रही। वहां पर एक बड़ा वर्ग है जो जाटों को नापसंद करता है, बहुत स्पष्ट आपको बताऊं। और ये जब हो गया कि हुड्डा ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो जाटों की सरकार आएगी, तो वो लोग अचानक मजबूरी में वो नॉन जाट की ओर खिसके। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहां पर, और कांग्रेस इसमें डिलेमा में रही। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सामने दिखा भी रही है और उनको बोल भी नहीं रही है। ये ना, आपका क्लियर कट कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी का क्लियर कट कॉन्सेप्ट हमारे पास नॉन जाट है, वहां पे माली है, ये ओबीसी है। पर विश्वदीपक, मुझे ये जो एक्सप्लेनेशन है ये थोड़ा समझ में कम आता है। मतलब अगर इस तरीके से अगर वो किसी नॉन जाट को बनाते तो जाट नाराज हो जाते। ईदर ऑफ द वे नुकसान तो होता ही ना। अगर हमारा यही एक्सप्लेनेशन होगा कि आप जाट बनाएंगे तो नॉन जाट बिखर जाएंगे, और अगर आप नॉन जाट को बनाएंगे तो जाट नाराज हो जाएंगे। तो ये 100% नहीं होता है ऐसा, 100% ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक वर्ग उससे प्रभावित होता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, भाई एंड टाइम पे आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे और कोई भी हो सकता है, तो जो वोट जाट नाम पे पड़ रहे थे वो भी आपसे दौड़ के इधर उधर चले गए, फिर वो जेजेपी में उधर गए। आप सोचो ना, 5 पार्टियां थी वहां पर। हाँ, कोई क्लियर ही नहीं, आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, आप क्या चाहते हो करने के लिए। या तो आप शुरुआत से हुड्डा का चेहरा ही आगे नहीं करते। बिल्कुल भाई, पूरा चुनाव आपने 90 में से 78 टिकट उनके कहने पर दे दिए। और जातिवाद के हिसाब से यदि आप टिकट देखें जो बटे हैं, उसमें इस बार सबसे कम जाट जीत के आए हैं विधानसभा में। मैं अभी आंकड़ों को देख रहा था, सबसे कम जाट जीते हैं इस बार। हाँ विश्वदीपक, ये आप कुछ बोल रहे थे जी बीच में। मैं वही कह रहा था कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने वही गलती दोहराई जो मध्य प्रदेश में दोहराई गई थी, जो छत्तीसगढ़ में दोहराई गई थी और जो राजस्थान में दोहराई गई थी। मध्य प्रदेश में फ्री हैंड दिया गया कमलनाथ को, और आपके पास फीडबैक लेने का कोई दूसरा सिस्टम बचा ही नहीं। जो कुछ कर रहे थे, पूरी कैंपेनिंग का, पूरी स्ट्रेटजी का फोकस कमलनाथ थे, कोई दूसरा था ही नहीं आपके पास। यही हाल छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिला, और लगभग यही कहानी दोहराई गई राजस्थान में। यहाँ तक कि ये सब जानते हैं कि सचिन पायलट जैसे इमर्जिंग यूथ, मेहनती और टैलेंटेड लीडर को दरकिनार किया गया। वहां के जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उनको सेंटर ऑफ द स्कीम में बनाए रखने के लिए। ठीक यही हाल हरियाणा में दोहराया गया। जैसा कि पंकज जी कहते हैं, और बिल्कुल बहुत सही बात है ये, कि पूरी कैंपेनिंग, आपकी पूरी स्ट्रेटजी का फोकस कौन था? हुड्डा साहब थे, और हुड्डा साहब के बेटे थे। वहां पे हर किसी को मालूम है कि जिस दिन भूपिंदर हुड्डा हटेंगे, उस दिन उनका बेटा आकर के चेयर पे बैठ जाएगा। ये बातें तो, जो उनकी जो एक पॉलिटिकल लेगेसी है, देखिए ये थोड़ा सा दौर बदल चुका है, हमें इस बदले हुए दौर को भी समझना होगा। ये एक दौर था जब लोग पॉलिटिकल लेगेसी को और पूरी विरासत को लोग स्वीकार करते थे। अब जनता और जो संचार के माध्यम है, जो हमारी मास साइकी है, वो बदल चुकी है। अब लोग अब इसको बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे कि ये भूपेंद्र हुड्डा सीएम रहे और जब वो हटे तो उनका बेटा बन जाए। लोग क्वेश्चन करेंगे।
तो ये पूरी स्ट्रेटजी पार्टी की उन्हीं के इर्द गिर्द केंद्रित रही। उनको फ्री हैंड दिया गया, आपके पास फीडबैक का कोई दूसरा सिस्टम नहीं था, दूसरे लोग नहीं थे, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, तमाम ऐसे ऐसे ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से नुकसान हुआ। और रही बात जाटों की, तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये तीसरा टर्म है बीजेपी का, यानी कि 10 साल पहले से लेकर के और आज तक उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो हाल यादवों का हुआ है, वही हाल हरियाणा में जाटों का हुआ है। यानी कि जो डोमिनेंट कास्ट थी, बीजेपी ने जो फार्मूला बनाया है, सोशल इंजीनियरिंग की है, उसमें उस डोमिनेंट कास्ट को लगभग पॉलिटिकली इररिलेवेंट बना दिया गया है। जैसे कि बिहार में यादव इररिलेवेंट हो चुके हैं, वो ठीक है, वो पावर में बीजेपी ने ऐसे फार्मूले कॉम्बिनेशन, रेनबो कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं, तैयार किया है कि एक तरफ यादव, एक तरफ बाकी तरफ सब सारी जातियां। यही हाल उत्तर प्रदेश में हुआ कि एक तरफ यादव, बाकी तरफ सारे ओबीसी। यही हाल हरियाणा में हुआ कि एक तरफ जाट और जाट के विरुद्ध सारे लोग। तो जाटों का जो पॉलिटिकल डोमिनेंस था वो अवसान उसका हो चुका है, और तीसरा टर्म है। बीजेपी ने जो कास्ट पॉलिटिक्स की है वो बहुत ही शानदार, उनकी तारीफ करनी चाहिए इस मुद्दे को लेकर के। और उन्होंने अंतिम दम तक अपनी लड़ाई लड़ी और वो नतीजा पलटने में कामयाब रहे। और इस हार के बाद ये जो कांग्रेस पार्टी के जो पॉलिटिकल नेगोशिएशन की जो पावर है वो भी कम होती दिख रही है। आप देखिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया, अगले ही दिन उन्होंने 6 विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं, जो बाईपोल है, उसके उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, कांग्रेस से पूछा तक नहीं। ये बात सही है कि लोकसभा में ही उनका गठबंधन था ऑफिशियल तौर पर अगर आप बीजेपी जैसी पार्टी को हराना चाहते हैं तो कुछ पॉलिटिकल मोरालिटी भी तो, बातचीत तो करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं समझा। पंकज जी भी कह रहे थे और हर जगह ये खबर आ चुकी है कि आम आदमी पार्टी ने जैसा वोट काट दिया आपके बहुत सारी सीटों पर, बाकी छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने जैसा आपका वोट काटा, अगर आप उनको मना लेते तो आप जीत जाते। इसमें क्या है, वो सिंपल सी बात है, सिंपल अरिथमेटिक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। और अगर आपका पॉलिटिकल पावर कम होगी तो नेचुरल है कि जो आपके अलाइज है वो भी आंख दिखाएंगे, आपको अधिक से अधिक शेयर मांगेंगे और आपको झुकना पड़ेगा। ये बात भी सही है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मैं आगे भी होगा। कुणाल आपको एक चीज बता दूं, ये दैनिक जागरण सरी के अखबारों की उपज है कि कांग्रेस से समाजवादी पार्टी ने बात नहीं की और एक तरफा कैंडिडेट घोषित कर दिया। ये सब बकवास की बातें हैं। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी तरीके जानती कि लोकसभा चुनाव में जो उनको सफलता मिली है, उनके ऊपर कांग्रेस का साथ होने के कारण, यादव पार्टी का ठप्पा हटने के कारण उनको इतनी बड़ी सफलता मिली थी। इस मामले में अखिलेश यादव भ्रम में नहीं है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के एक लंबे समय से एक लंबी टीम है जो बातचीत कर रही है। ये सब अखबारों का चूचू का मुरब्बा छपता है कि उन्होंने अगले ही दिन घोषणा कर दी। ये घोषणा तो मैं 8 दिन पहले जानता था कि इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट दिया जा रहा। और कांग्रेस को बात सही है कि यदि आपको उत्तर प्रदेश में गठबंधन को ढंग से चलाना है तो अभी आपका संगठन इतना मजबूत नहीं है। कांग्रेस को 2 और 3 सीट पर ही, वैसे भी 5 सीट मांग रही थी कांग्रेस 2 या 3 सीट पे समझौता करेगी और ये पहले से तय है। आपको बता दूं कि जो ये पुनिया जी का लड़का है, पिछले 20 दिन से गाजियाबाद नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि गाजियाबाद सीट कांग्रेस को मिल रही है, ये तय है। खैर सीट मिल रही है, वहां पर कांग्रेस के एमपी बैठे हुए हैं। तो ये सब जो अखबारों में जो छपता है ना, वो तो लोगों में भ्रम फैलाने के लिए, लोगों में दूरी बनाने के लिए का एक मॉडर्न अप्रेंटी है। ये तो गोएबल्स की थ्योरी पे है। ये आप इस चक्कर मत पड़ो कि इन सब में नहीं हुआ। जहां तक संजय राउत की बात रही, संजय राउत को बकलोले के रूप में जाना जाता है। संजय राउत कहीं पॉलिसी में वहां कुछ नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव की रणनीति और पॉलिसी बनाने के लिए आज भी उद्धव ठाकरे शरद पवार पे डिपेंड है। बहुत स्पष्ट आपको बता दूं। और शरद पवार अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़ी पावर है, एनसीपी सेकंड नंबर पे है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना तीसरे नंबर पे। और वहां पर लगभग सीटों का बंटवारा इसी तरीके से होगा। हाँ, वहां पर बहुत स्पष्ट है कि यदि उद्धव ठाकरे को एक चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित कर देते हैं तो उसका एक फायदा होगा कि कोई भी असमंजस्य की स्थिति नहीं होगी। और दूसरी की, उद्धव ठाकरे एक सॉफ्ट चेहरे के रूप में सामने आए हैं जिसको मुस्लिम भी वोट देने को तैयार हो रहा है। और दूसरी चीज है कि उसके साथ में आज भी सहानुभूति है कि उसको बेईमानी से कुर्सी से हटा दिया गया। एकनाथ शिंदे चाहे कुछ भी हो जाए, उसको मातोश्री का खड़ाऊ नेता ही माना जाएगा।
तो क्या ये उसको सब लोग जो वारिस जो नहीं मानेंगे? हाँ, जो अखबारों में जो छप रहा है ना, आप उसको हम्म। खबर मत छापो। उसको अनिल बलूनी और अमित मालवीय का जो घर बैठ के जो चूचू का मुरब्बा बनता है, उसको बांटने का तरीका मानो आप। अखबारों की अधिकांश खबरें पकती हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, फिर वहां से अशोक रोड पे आती है, पर अशोक रोड से उसमें गांधी की गड्डी लगती है और फिर कुछ लोगों को बांटी जाती है। अच्छा ठीक है, तो फिर ये वाली खबर का क्या है? ये खबर भी आज लगभग हर अखबार में फ्रंट पेज पे है कि जो सीएम हैं दिल्ली की, आतिशी का सरकारी आवास एलजी के कहने पर खाली करवा दिया। तो वो ये फर्जी सच में खबर है। खाली करवा, ये फर्जी खाली खबर है। कर, फर्जी खबर है। देखिए, हर समय जब राहुल गांधी रिलेवेंट होते हैं, तब अरविंद हम्म। केजरीवाल और उसकी पार्टी के किसी आदमी का ऐसा पंगा सामने खड़ा कर दिया जाता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को इरिलेवेंट करके उनको खबर में दुगने दर्जे पे कर दिया। भाई आप एक चीज बताइए, जब तक आपको मकान अलॉट नहीं हुआ तो आप उसमें कैसे घुस गए थे? यदि आपको तो मकान अलॉट हुआ था, यदि सुनीता केजरीवाल ने चाबियां पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर को दी थी, तो जाहिर है कि आतिशी ने चाबी उन्हीं से ली होंगी। एक सरकारी मकान का, देखिए मैंने एक मकान खाली किया, तो उसके अंदर क्या सामान रखा है क्या नहीं है, उसकी कोई लिस्ट बनेगी, फिर हैंड ओवर किया जाएगा, फिर वो दूसरे को अलॉट होगा। ये बिल्कुल एक प्लान्ड वे से काम चलता रहता है इन लोगों का। उनका ये सेक्रेटेरिएट कह रहा है नूरत पंकज जी, उनका सेक्रेटेरिएट कह रहा है सीएम का कि उनका सामान था अंदर, उसको निकाल के बाहर कर दिया और फिर ताला लगा दिया। सामान उनका, आतिशी का सामान निकाल के बाहर रख दिया। भाई, आप, हाँ हाँ वो देख रहा हूं। आप एक चीज बताओ ना, जब मुझको मकान ही अलॉट नहीं हुआ है तो मैं अपना सामान उसमें कैसे रख लूंगा? बातचीत की जा सकती, सीएम है वो, कोई गली चलने का आदमी थोड़ा ना है। चीफ हाँ, तो मिनिस्टर है, इसीलिए तो लोगों यही का तो प्रतिनिधि मैं है, आपसे ये कोई तरीका थोड़ा तो ना मैं है। आपसे नहीं, ये तरीका तो नहीं है। इसीलिए तो जैसे आपको भी सहानुभूति हो गई आतिशी से, अभी आप राहुल गांधी पे सोचना बंद कर चुके हो। तो ये उनका, आपको मैं पिछली 10 घटनाएं बता देता हूँ। हम्म। देखिए, ठीक। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत कांग्रेस कभी नहीं है। यदि आज हम्म। राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी देश छोड़ के चले जाएं, तो आप हम्म। देखिएगा कांग्रेस पे इनके जो स्ट्राइकिंग पावर है वो 10% नहीं रह जाएगी। बहुत हम्म। वाइटली देखिए, 2 साल पहले इन लोगों ने प्रियंका वाड्रा कहना शुरू किया, बीजेपी ने, गांधी शब्द हटा के। इन लोगों की जो प्रॉब्लम है वो गांधी और नेहरू की लेजेसी से है, जिसने कभी भी आरएसएस को बढ़ने नहीं दिया, जिसने कभी आरएसएस के एजेंडे को बढ़ने नहीं दिया, जिसने कभी भारत की एक जो पहचान है, व्हाट इज हम्म। इंडिया, हम्म। उसको जिंदा रखने के लिए कोशिश की। तो इनकी प्रॉब्लम वही है, इनकी प्रॉब्लम कांग्रेस कभी नहीं है। इनकी प्रॉब्लम है यदि राहुल गांधी अभी राजनीति से अलग हट जाए, आप देखिए बिल्कुल ये जो जिनकी नफरत बनाने की फैक्ट्री है वो सब खत्म हो जाएगी। इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये केवल राहुल गांधी को देखिए, इनको जम्मू कश्मीर में कोई चिंता नहीं थी कि उमर अब्दुल्ला से इनके के साथ इनकी बार्गेनिंग पावर है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला पिछले एक साल पहले ईडी के खूब छापे पड़ रहे थे, गिरफ्तारी का धंधा चल रहा था, वो अचानक सब कुछ बंद हो गया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 100 करोड़ रुपए के घपले पे फारूक अब्दुल्ला को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था। वो जांच कहाँ गई? आप देखिए ना कि ये दौर कैसा है जिसके अंदर बेशर्मी से 7 साल जांच चलती, प्रणव राय और राधिका राय की एनडीटीवी की घूसखोरी जांच की, और 7 साल बाद सीबीआई उसमें एफआईआर लगा देती कि इनके खिलाफ कोई हमको प्रमाण ही नहीं मिले। इनकी नेगोशिएशन पावर उमर अब्दुल्ला के साथ ठीक है, लेकिन राहुल गांधी के साथ नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये। तो राहुल हम्म। गांधी को नीचा दिखाने के लिए आतिशी की आतिशबाजी, या अरविंद केजरीवाल की लफाजी, ये सबको ये जो होता है कि हेडलाइन मैनेजमेंट में टॉप पे रखना चाहते हैं। एक और खबर है ये पंकज जी, ये जो आज की एक और खबर है जो अहम है, वो ये है कि आरबीआई कह रहा है कि अक्टूबर में महंगाई और बढ़ेगी, और खासकर फूड आइटम्स में महंगाई बढ़ेगी, 5% इन्फ्लेशन हो जाएगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये मतलब कि महंगाई क्या अभी कम है? मतलब आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, इनके दाम ही मतलब आसमान को छू रहे हैं, तो अभी और कितनी बढ़ेगी महंगाई? यही विकास है देखिए, क्या?
देखिए, आप एक चीज़ याद रखिए कि ये हम लोग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इकोलॉजी की खबरों को दोयम दर्जे की खबर मानते हैं। इकोलॉजी की एस्टिमेशन और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता चुका है कि एल नीनो इफेक्ट के कारण इस बार अक्टूबर से लेके फरवरी तक लगातार बारिश होगी। लगातार बारिश होने के कारण है कि आपके जो एग्रो प्रोडक्ट है, उसकी जो उत्पाद है, उस पे असर होगा इसका। अब आप तो देखिए कि इस समय जो आपके इस कहने का समय मतलब है कि ये मौसम का इफेक्ट है, ये जो भी है, मतलब जो इस नहीं समय भी देखिए चल रहा है वो भी देखिए मौसम का मौसम है। जी। जस्ट देश का हम्म। बजट, देश की इकोनॉमी, देश का फूड सिक्योरिटी, ये पिछले 5 साल से आप क्या गोदाम में जमा करके रखे हैं और आने 5 साल में कितना खर्च करेंगे उस पर डिपेंड करता है ना। हम्म। ये जितना चीजें होती है कुप्रबंधन का नतीजा होती है, या फिर आप किसी स्पेसिफिक व्यापारी को इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। हम संसद में जो अचानक किसी बिल पे उधम हो जाता है, अचानक कोई बिल लाने वाला होता है, तो वो उसका एक मोड ऑफ ऑपरेंडी होता है, वो किसी बानिया को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। एक उधम के कारण अडानी एक दिन में 1,000 करोड़ रुपए कमा लेता है। तो ये जितनी तंत्र है कि आप पिछले 13 साल में फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर को फायदे का धंधा बनाना, स्वामीनाथ कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना, ये सबके जितने वायदे सुन रहे थे कहाँ गए। यदि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगी हुई होती तो टमाटर और प्याज के इसके तो दाम बढ़ने ही नहीं थे। ये सवाल सरकार से आज कोई नहीं पूछ रहा है कि आपने कितने वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज बना दिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, नया आलू आना शुरू हुआ, पुराना आलू अभी गोडाउन में पड़ा हुआ है और अभी पोजीशन ये हो गई पुराना आलू निकाल के सड़क पे फेंका जाएगा। जबकि आलू तो महंगा कितना है। ये तकनीकी रूप से गवर्नमेंट का फेलियर था। गवर्नमेंट अब समझ गई। देखिए पूरे देश में, फिर मैं हरियाणा के चुनाव पे रहा, हरियाणा चुनाव का मैसेज गया, अग्निवीर कोई मुद्दा नहीं है, हम्म। किसान कानून कोई मुद्दा नहीं है, एमएसपी कोई मुद्दा नहीं है, और आप देख लीजिएगा ये सरकार किसान कानून फिर से लेके आने वाली है। क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी सरी के लोग 1200 वोट पाते हैं चुनाव लड़के। क्यों लड़ रहे थे भाई? जो तो क्यों लड़ने गए? कांग्रेस से सीटें भी है मांग ना रहे थे वो। है ना, नहीं अब वो तो खुद चुनाव लड़े तो 1300 वोट पाए हों। है ना, आम आदमी पार्टी 85% सीट पे उनकी जमानत जब्त हो गई है। तो हम्म। ये जो महंगाई जो बढ़ रही है, ये देखिए, आज हमने चुनाव पे इतना खर्चा किया है, तो जिन लोगों ने चंदा दिया उनको मैं फायदा भी तो पहुंचाऊंगा ना, कि नहीं बिल्कुल। पहुंचाऊंगा? जो बड़े बड़े बिल्कुल फायदा सेलिंग्स पहुंचा बन है। गए हैं हरियाणा और पंजाब में, तो वो धान के व्यापारियों को फायदा तो पहुंचाना ही होगा उनको, कि नहीं पहुंचाना होगा? आप देखिए वहां कितने बड़े बड़े वो स्टील की बड़ी बड़ी टंकियां लगा दी हैं अडानी ने। और आप देख लेना, पिछले साल भी होता, इस बार भी हुआ था। कृषि उपज मंडी में किसान माल बेचने नहीं गया था, सीधे उसने अडानी को बेचा है माल। और यहाँ पर अब फिर होगा एक बार। तो यही तो आपको क्या महंगाई लगता बढ़ाता है। है विश्व दीपक, आपको क्या लगता हम है? लोग देखिए, महंगाई के बारे में तो मैं ज्यादा, मेरी मतलब स्टडी नहीं है इन्फ्लेशन के बारे में, इसलिए कुछ मैं निर्णायक तौर से लेकिन नहीं कह सकता। सफर तो सभी पर करते हैं। निश्चित रूप से सफर सभी करते हैं, और संवेदनशीलता सरकार की इस मामले में बहुत कम दिखती है। और महंगाई से लड़ने के लिए, दूर करने के लिए, या उसका भार जो है आम आदमी पर ना पड़े, उसको लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, उसको लेकर के हम्म। मुझे लगता है कि काम करने की जरूरत है। और रही बात की जो चढ़ूनी वगैरह की जो फार्मूला उसकी बात कर रहे थे पंकज जी, हम्म। तो वो हम्म। भी सही है कि भाई आप लोग अक्सर लोकप्रियता को जो है गलत समझ लेते हैं। उसको राजनीति में, चाहे मेधा पाटकर भी उतरी थी राजनीति में, इरोम शर्मिला ने भी चुनाव लड़ा था, और सोनी सूरी भी ने भी लड़ा था, और चुनी ने भी लड़ लिया। तो ये गलतफहमी हो जाती है लोगों को। वो जो उनकी लोकप्रियता है, जो एक्टिविज्म की वजह से, सामाजिक मुद्दों में काम करने की वजह से आती है, उसको पॉलिटिकल कैपिटल पेच में समझने उतारना की भूल, मुश्किल नहीं, पॉलिटिकल कैपिटल समझने की भूल लोग करते हैं। मेरे ख्याल से है। नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक बात है। पंकज जी, एक खबर और है, शायद आपके सामने आई हो।
खबर क्या है, मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक बयान है, वो ये कह रही हैं कि आयुर्वेद के नाम पर झूठे दावे करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तो मुझे लगता है कि उनको ये बात भी मंत्रिपरिषद से पूछ कर ही बोलनी चाहिए थी, क्योंकि आयुर्वेद के बारे में सबसे ज्यादा झूठा दावा तो रामदेव करते हैं। वो तो कोरोनिल के माध्यम से कोरोना ठीक कर रहे थे, वो तो लड़का पैदा करने की दवा बना रहे थे, सिर्फ लड़के पैदा करने की दवा बना रहे थे। तो सबसे ज्यादा झूठ तो वही बोलते हैं, रामदेव। उनके पास अकेले रामदेव नहीं है ना, रविशंकर भी है, आशाराम बापू भी हो, तो पूरी गैंग है उनके पास। तो होता क्या है कि नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू दोनों का दुर्भाग्य ये है कि वो बयान देते समय ये नहीं समझ पाते हैं कि वो निर्णय लेने कर आदेश देने की स्थिति में है, न कि सलाह देने की स्थिति में। तो बीजेपी और आरएसएस की बड़ी खूबसूरती कि वो सत्ता में रहकर भी विपक्ष का काम भी खुद ही कर लेते हैं और लोगों को भ्रम में रखते हैं कि हम ये सब कुछ करना चाहते हैं। भाई आप कार्रवाई करते ना, आपने कार्रवाई तो करना नहीं है। तो द्रौपदी मुर्मू के बयान को बहुत गंभीरता से मत लो। ये सब एक उनके किसी पीए ने लिख दिया होगा तो उन्होंने बोल दिया होगा, उनको ये भी नहीं मालूम है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे जो टॉप लीडरशिप है, ये टोटल वो क्या है, वो टेलीप्रॉम्प्टर पॉलिटिशियंस है ये। सब वो कुछ पढ़ जानते कर। हैं कि जो मशीन कह रही है वो हम पढ़ देंगे, उसका मतलब से हमें कोई वास्ता नहीं है। ये नहीं, इनको पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ करना था कि क्या बोलना था। तो पंकज जी, ये जो है ये आपने पीढ़ी अभी है पूरी। आपने मोदी जी की बात कर दी, तो मुझे एक चीज और याद आ गई। आज वो कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस की हार है हरियाणा में, वो असल में जो हिंदुओं को बांटने की साजिश थी कांग्रेस की, उसकी विफलता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को मुसलमानों के भीतर जो जातियां हैं, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, वो नहीं दिखता है और सिर्फ हिंदुओं के बीच का दिखता है। अचानक उनको मुसलमानों की भी जातियां याद आ रही हैं और अब उनको ये भी लग रहा है। उसका कारण ये है कि पहला चीज जैसा कि अभी मैं छोटी सी घटना, आप हमने पिछले प्रोग्राम में भी चर्चा की थी, यति नरसिम्हा की बदतमीजी और अलग अलग जगह इस प्रकार के पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन, 150 लोगों की गिरफ्तारी, ये असल में केवल उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है उसकी तैयारी है। यानी सांप्रदायिक रूप से लोगों को बांटना, ये काम आरएसएस और बीजेपी करती रही है और ये उनका एक खेल है। चूंकि ये अभी ये चुनाव की तैयारी है उनकी। झारखंड में उनका पूरा कैंपेन जो है हिंदू मुसलमान पर टिका हुआ है। भाई उन पे कोई सवाल नहीं कर रहा है कि आप कह रहे हो कि संथाल परगना में बांग्लादेशी आ गए, तो बांग्लादेश संथाल परगना की तो कोई सीमा बांग्लादेश से छूटी नहीं है। यदि बांग्लादेशी अवैध रूप से वहां आ गए हैं तो पिछले 12 साल से आपकी सरकार ने क्या किया? सही बात। ठीक है ना। तो वो लोग इस भ्रम को, जबकि ईमानदारी की बात है कि 3 साल पहले की एक स्टडी है, उसके अंदर मालूम बताया गया कि पूरे देश में आदिवासियों की प्रजनन क्षमता और जनसंख्या सभी जगह कम हो रही है। उसमें एक उनका शिक्षा भी कारण है, शिक्षा कारण पलायन भी है, नौकरियों के लिए बाहर जाना भी है और उनके यहाँ इंटरकास्ट मैरिज का बढ़ना भी है। ये बहुत सारे कारण है उसमें। लेकिन ये सब लोग हर चीज में सांप्रदायिक रंग देने के लिए विशेषज्ञ हैं। एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का ये इस किस्म के बयान निंदनीय और शर्मनाक होना चाहिए। बिल्कुल, उनको भाई लेकिन पता आप चलना तो चाहिए कि उनका बयान निंदनीय है और शर्मनाक है, क्योंकि वो, मुझे लगता है, वही नहीं नहीं समझ वो पा तो रहे हैं। देखिए, नहीं वो समझते हैं। हर व्यक्ति की एक वैल्यू होती है। नरेंद्र मोदी और आरएसएस की न्यूसेंस वैल्यू है। तो उस न्यूसेंस वैल्यू को हर समय बनाए रखने के लिए वो हर समय बेसिर पैर के बयान ही देते हैं। आपके गली का जो लंपट है उसकी मोहल्ले में इज्जत इसलिए कि वो किसी को भी माँ बहन की गाली दे सकता है, किसी के घर भी पत्थर फेंक सकता है, रिक्शे वाले को फ्री में जाएगा, चाय वाले को फ्री में पिएगा, पान वाले के यहाँ से बीड़ी मुफ्त में लेके पिएगा। तो वो जो उसकी न्यूसेंस वैल्यू है वो उसको बनाए रखने के लिए कुछ भी करता है, आप देखिएगा। तो ये हमारा पंत प्रधान की भी न्यूसेंस वैल्यू है। वो उसको बनाए रखने के लिए हर समय ऊल जलूल बातें करना, ये उनका आप ये मत सोचो कि वो लापरवाही से करते हैं। वो जानबूझ करके करते हैं। वो जानते हैं कि उनका जो टारगेट
ऑडियंस से, जो गली मोहल्ले का लंपट है, जो इस सब बजरंग दुर्गा वाहिनी सरीके गिरोहों में बटा हुआ है, उसको संतुष्ट करने के लिए उनको ये बयान देने जरूरी है। वो महंगाई पे बात नहीं करेंगे, वो बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, वो अब कहने लगे हैं कि हरियाणा में अग्निवीर कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल, है ना? आप सोचिए, बिल्कुल। कभी इन गंभीर मसलों पर वो बात ही नहीं करेंगे। बेसिर पैर की, अरे भाई, यू आर द अथॉरिटी, आपके पास नगर निगम का पार्षद से लेके राष्ट्रपति तक है, तो आप कार्रवाई कर दो ना। यदि ये मुस्लिम समाज की जाति की बात है, मुस्लिम समाज की जाति का आज का तो रिकॉर्ड है नहीं। अंग्रेजों के समय भी उनके यहाँ शेड्यूल कास्ट हुआ करते थे। भिश्ती, लाल बेगी, नाई, सभी जात उनके यहाँ भी है। बिल्कुल और वो सही बात। इसलिए क्योंकि भारत का मुसलमान कोई अरब से नहीं आया, भारत का मुसलमान यहीं का है, यहीं से कन्वर्ट हुआ। ठीक बात। ठीक है पंकज जी, अब इस चर्चा को यहीं खत्म करें मिस्टर दीपक। बिल्कुल।